हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं बी आर प्रजापत। आप देख रहे हैं सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर जो भी पिछले एग्ज़ाम्स 1990 से लेकर 2020 तक जो भी एग्ज़ाम्स हुए, उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस हर टॉपिक के साथ पूछे गए हैं, हर टॉपिक वार हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालाइज करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और उसके रिपीट होने के कितने चांसेस है और किस टॉपिक से है जो ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उससे रिलेटेड हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास से रिलेटेड हम आगे बहुत सारी क्लासों के अंदर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा चुके हैं। और उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कितनी बार रिपीट हुए हैं और उनके आगे क्या चांसेस है रिपीट होने के। तो इस क्लास में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जो भी क्वेश्चंस 1920 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं के अंदर जो भी पूछे गए हैं, चाहे ग्राम सेवक का एग्ज़ाम हो, पटवार का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो आपको ये पहले समझना ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो रहे हैं। आगे क्लास में चलने से पहले हम आपको बता दें, सरकारी यात्रा का अपना लेटेस्ट ऐप लॉन्च होने वाला है, जिसके अंतर्गत आप यहाँ पे पूरा डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही शानदार डिज़ाइन किया है, बिल्कुल यूज़र इंटरफेस आपके लिए बहुत ही शानदार है, यूज़र फ्रेंडली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो एग्ज़ाम सेक्शन डिज़ाइन किया है, एग्ज़ाम सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरा का पूरा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही आपको नोट्स भी हम हैंडराइटिंग नोट्स देने वाले हैं, साथ में टेस्ट भी आपको हर टॉपिक बार मिलेंगे। और एनसीईआरटी की जो भी बुक्स आपके लिए ज़रूरी है वो सारी बुक्स आपको यहाँ पे एक ही प्लेटफार्म के अंदर मिल जाएंगी। और साथ में आपको पर डे मोटिवेशन डोज देने के लिए यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स भी है और क्वेश्चन ऑफ द डे का भी सेक्शन हमने यहाँ पे दिया है। तो ये ऐप पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन हो चुका है, इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है और ये जल्द ही आपको प्ले स्टोर पर मिलने वाला है। चलिए आगे अपन बात करते हैं अपने क्लास की। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ स्थित है। ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016 के अंदर पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चित्र भी डाला है मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों का। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं वो किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए क्या आंसर है इसका। बिल्कुल राइट आंसर हाड़ौती का जो पठार है इसमें मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ पाई जाती है। ये कोटा और झालावाड़ क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कोटा झालावाड़ क्षेत्र के अंदर ये टाइगर रिजर्व है, बाघ संरक्षण के लिए घोषित की गई है। और थर्ड जो ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, राजस्थान का थर्ड टाइगर रिजर्व है ये मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान का थर्ड टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिरोही की पहाड़ियाँ को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। स्थानीय भाषा में पूछा गया है कि स्थानीय भाषा में सिरोही की जो पहाड़ियाँ उनको क्या कहा जाता है। ये कॉलेज व्याख्याता एग्जाम 2016, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भाकर, भोराट, गिरवा और मेवल। यहाँ पे पूछा गया सिरोही की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सिरोही की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं वो उबड़ खाबड़ ढाल वाली है। क्या है, इस टाइप की उबड़ खाबड़ ढाल वाली और तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ होती है इस टाइप से। यहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ टाइप की होती है और बहुत ही इनकी जो सिरोही की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनकी जो ढाल होती है बहुत तीव्र होती है और उबड़ खाबड़ होती है। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। जो सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। और ये एग्जाम क्वेश्चन है जो कॉलेज व्याख्याता 2016, पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल ये जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे माही नदी का ये क्षेत्र पड़ता है। किस नदी का, माही नदी का ये
क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ पे जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के क्षेत्र है, इसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेवल के नाम से इसको जाना जाता है। मेवल जो क्षेत्र है इसको बांगड़ भी कहा जाता है। बांगड़, इस क्षेत्र को बांगड़ भी कहा जाता है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्या है? प्राचीन नाम है बांगड़। इसको बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। और व्याघ्र घाट भी कभी कभी इसको बोला जाता है, व्याघ्र घाट। व्याघ्र घाट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ये RS प्री एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बीहड़, बीहड़ जो होते हैं, बीहड़ अपन कह सकते हैं जो नदी चलती है, जैसे ये कोई नदी चल रही है, ठीक है ना, नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके अंदर जो गड्ढे पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े इस टाइप के गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान की एकमात्र नदी है चंबल नदी, जिसके अंदर बीहड़ मिलते हैं। जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है वो चंबल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये इसका जो बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार है वो सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र है जो यहाँ पे सर्वाधिक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं? राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो उसके प्रसार में या मरुस्थलीकरण में कौन सा कारण है जो शामिल नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है अतिसारण, और ये RS प्री एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था। अतिसारण, अतिसारण का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो पशु है, पशुओं का सारण बहुत ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, पशु सारण बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से क्या होगा, जो मृदा है, मृदा के वायु के साथ मृदा के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अतिसारण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो मृदा है वो हवा के साथ ज़्यादा पलायन करेगी। और दूसरा है वनोन्मूलन। अब वनों की कटाई होगी तो सीधी सी बात है वो ज़मीन खाली होगी, जगह खाली होगी, जगह खाली होगी तो वहाँ से जो है रेत के उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मृदा क्षरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा है शहरीकरण। अब शहरीकरण जो है, शहरीकरण होने से मरुस्थलीकरण में प्रसार होने में कोई सहयोग नहीं है इसका। और अनुचित मृदा जल प्रबंधन सही नहीं होगा, बाढ़ ज़्यादा आएगी तो वहाँ पे सीधी सी बात है मृदा का कटाव होगा। तो ये इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, शहरीकरण से मरुस्थलीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के जिस भूभाग में पाया जाता है वो भूभाग है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो जेलर एग्जाम 2004 के अंदर पूछा गया है। यानी कि अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह का मतलब ये होता है जब अपन नदियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अंतः प्रवाह आता है। अंतः प्रवाह एक प्रकार आता है, उसमें ये होता है कि जो नदियाँ हैं वो वहीं से चलकर वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं, ये जैसे राजस्थान का आप मैप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई नदी निकलती है, मान लो यहाँ अरावली से कोई नदी निकल रही है और यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं लूनी नदी यहाँ से अरावली से निकलकर यहाँ से होते हुए ये गुजरात के अंदर घुस के कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यानी कि या तो अरब सागर में गिर जाती है या बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वो नदियाँ होती है। और एक नदियाँ होती है वो कहीं भी न तो बंगाल की खाड़ी में जाती है और न ही अरब सागर में जाती है, और वहीं पे बीच में राजस्थान में लगभग ख़त्म हो जाती है। तो वो जो क्षेत्र पड़ता है वो ज़्यादातर अपना क्षेत्र है, एक तो झुंझुनू का क्षेत्र है, झुंझुनू, चूरू और सीकर का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो ज़्यादातर वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि वहाँ का जो क्षेत्र है एक तो टीलों वाला क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है टीले बहुत ज़्यादा है, टीलों की क्या है दीवारें बनी हुई इधर उधर, तो वो नदियाँ क्या है वहाँ से निकल नहीं पाती है, वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है सुरू, सीकर और झुंझुनू का वो क्षेत्र कौन सा है अपना उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो भाग है वो अंतः प्रवाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है।
अब यहाँ पे बात आ रही 21 जून की। आपको पता है जून महीने में सूर्य है जो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कहाँ पे चमकता है? कर्क रेखा पर। और 21 जून सबसे बड़ा दिन भी है, सबसे बड़ा दिन भी है, ठीक है ना। तो 21 जून को यानी कि सूर्य कहाँ सीधा चमकेगा? कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। और राजस्थान के अंदर कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। तो सूर्य की सीधी किरणें हैं 21 जून को कहाँ पर पड़ेगी? बांसवाड़ा के में सबसे सीधी पड़ेगी। अगला प्रश्न है लाठी श्रृंखला क्या है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2006 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। लाठी श्रृंखला की अपन जब बात करते हैं तो लाठी श्रृंखला की जो है वो अपने पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में है, जो राजस्थान का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भाग है मरुस्थलीय भाग, उस भाग के अंदर अपने पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है पोखरण। पोखरण से मोहनगढ़ तक एक पट्टी है। क्या है? इस टाइप की एक पट्टी है, भूगर्भीय पट्टी है, यानी भूगर्भ के अंदर एक पट्टी है। उस पट्टी के अंदर जो है जल बहुत पाया जाता है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे अमूमन जल नहीं है, बहुत कम जल है, लेकिन एक मरुस्थल के बीच में एक इस टाइप की एक पट्टी है। उस पट्टी के अंदर क्या है? जो जल पाया जाता है और वहाँ पे उस पट्टी के अंदर बहुत सारे कुएं बने हुए हैं। तो लाठी श्रृंखला के नाम से उसको जाना जाता है। जो भूगर्भीय जल पट्टी उसको लाठी श्रृंखला कहा जाता है। वहाँ पे उस लाठी श्रृंखला में सेवन घास सर्वाधिक होती है। और दूसरी चीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नलकूप कुएँ खुदे हुए, ठीक है ना। सेवन घास, इस अगर क्वेश्चन आ जाए सेवन घास है जो इस लाठी सीरीज के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी चीज़ नलकूप है जो जैसलमेर के अंदर इस श्रृंखला के अंदर बहुत ज़्यादा खुदे हुए हैं। तो ये जो लाठी श्रृंखला है क्या? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस जिले में, किस भाग में स्थित है? तो जल्दी से बताइएगा, छप्पन का जो मैदान है किस भाग में स्थित है? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2012 और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और पश्चिम भाग। यहाँ पे जब छप्पन की बात करते हैं, एक छप्पन की पहाड़ियाँ भी आती हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ भी है। छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर के नाकोड़ा में स्थित हैं। कहाँ है? बाड़मेर के नाकोड़ा। अब नाकोड़ा के जैन मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध हैं। छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? नाकोड़ा में है, बाड़मेर के नाकोड़ा में। यहाँ पूछा गया छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का जो मैदान है वो राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो बीच का भाग है, यानी माही नदी वाला, माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे 56 गांव पड़ते हैं। क्या है? 56 गांव पड़ते हैं। और वहाँ पे माही नदी का बहाव क्षेत्र है, मैदानी भाग है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन पर स्थित है? ये क्वेश्चन 2012 सेकंड ग्रेड और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पूछा गया छप्पन का मैदान किस नदी के किनारे या नदी बेसिन में स्थित है? तो ये माही नदी का क्षेत्र पड़ता है। छप्पन बेसिन जिस जिले में स्थित है वो जिला कौन सा है? अब जिले की बात भी पूछ ली, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पे जो छप्पन बेसिन है, माही नदी है, तो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है 56 ग्रामों का समूह, तो उसको है जो छप्पन बेसिन के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित या निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? अभी अपन ने बात की थी किन जिलों के अंदर विस्तृत है। तो यहाँ पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र पड़ता है।
और साथ में डूंगरपुर का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा डूंगरपुर। जो 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्से में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उपसागरीय प्रदेशों का हिस्सा है। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसकी जो भारत के भूगोल को जो भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है उसके अंतर्गत जो राजस्थान का हिस्सा है वो भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं तो राजस्थान का जो भाग है एक तो मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा है मैदानी प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी भाग में पठारी भाग भी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे राजस्थान का जो पठारी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और जो मरुस्थल और जो मैदानी प्रदेश है वो उत्तरी वृहद मैदान का हिस्सा है। किसका है? उत्तरी वृहद मैदान का हिस्सा है। इस हिसाब से ऑप्शन ए अपना राइट हो जाता है। अपन जब भी भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इसके ऊपर अपन विस्तृत भारत के भौतिक स्वरूपों के ऊपर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं रखता है? प्रयोगशाला एग्जाम 2016 के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही है। बिल्कुल इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बघेलखंड का पठार। जो लसाड़िया का पठार है, उड़िया पठार है और भौराट का पठार है, ये तीनों पठार अरावली से संबंध रखते हैं। और जो बघेलखंड का पठार है वो उत्तराखंड में पड़ता है और अरावली का भाग नहीं है। अरावली से कोई संबंध बघेलखंड का पठार नहीं रखता है। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह जिला है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 1999 और ग्राम सेवक एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये पड़ता है अपने राजस्थान के जैसलमेर जिला पड़ता है। जैसलमेर जिले के अंदर आकल गांव, क्या है? आकल गांव। आकल गांव के अंदर लगभग 21 हेक्टेयर के भूभाग पर ये इसके जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म किस चीज़ के हैं? इसमें जीवाश्म मिले हैं समुद्र के जीवाश्म, तथ्य सागर के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, समुद्री जीवों के वहाँ पे अवशेष मिले हैं। ये जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव जैसलमेर से। तो आकलवुड जो गांव है उस आकल गांव में जो जीवाश्म मिले हैं तथ्य सागर या अपन कह सकते हैं सागरीय जीवों के इस टाइप के जीवाश्म मिले हैं और इसको एक पार्क के रूप में स्थापित किया गया है नेशनल वुड फॉसिल पार्क में। और ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व के मिले हैं, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के मिले हैं, पूर्व वर्ष के यहाँ पे मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे दिया है प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है और प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का, उसका प्रतिशत और जनसंख्या का रिलेशन किस में सही बैठता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आरएस प्री एग्जाम 1999 के अंदर पूछा गया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 60-40। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का मरुस्थल प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है मरुस्थलीय, उसका जो हिस्सा है लगभग 60% यानी 61.11% के आसपास ये लगभग आता है। और जो जनसंख्या है वो भी लगभग 40% के आसपास जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग जितने घेरे क्षेत्र को घेरे हुए वह है। तो यहाँ पे वही सेम एग्जाम है क्वेश्चन है पिछले वाला आरएस एग्जाम 2010 के अंदर ये पूछा जा चुका है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग 60% से अधिक भूभाग के अंदर फैला हुआ है। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? ये जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया है। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? तो नागपाड़ शब्द आपने सुना होगा, नागपाड़ ये अपने
लूणी नदी का उद्गम स्थान है। किसका? लूणी नदी का उद्गम स्थान है। लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? नागपाड़। और लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। तो ये जो नागपाड़ है कहाँ स्थित है? अजमेर के पश्चिम में स्थित है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धसंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर ये पूछा गया है। यानी कि अर्धसंद्राकार यानी आधे सांद की तरह जो मरुस्थल के अंदर जो टीले पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न में धोरों का जो प्रकार दिया है वो एक ही दिया है, बरखान ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बरखान ही है। सम गांव का नाम है और रण है जो बीच का जो भाग है मरुस्थलीय क्षेत्र में पड़ता है, जो अपन कह सकते हैं बालू कैस्टू विहीन क्षेत्र पड़ता है, उसमें कुछ भाग रण भी है। और खड़ीन भी जैसलमेर से रिलेटेड शब्द है। धोरों के बीच की ऐसी जगह जहाँ पे जल इकट्ठा होता है और वहाँ पे खेती की जाती है उसको खड़ीन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरखान हो जाएगा, बरखान। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का विस्तार है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने राजस्थान का मैप है। जो अरावली का विस्तार है, अरावली का विस्तार आप देख सकते हैं राजस्थान के अंदर इस तरीके से। इस तरीके से तो यहाँ पे जो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, तो अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश यहाँ पड़ जाता है राजस्थान के इस भाग में, ठीक है ना। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक तो राजस्थान के अंदर तो नहीं है, यहाँ से राजस्थान में गुजरात के अंदर भी इसका भाग पड़ता है। सिर्फ राजस्थान से ही शुरू नहीं होती है। अगला ऑप्शन है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, यानी कि ये आंसर अपना राइट हो जाए। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक जो अरावली का विस्तार है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? अगर प्राचीनतम की बात की जाए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में, तो यहाँ पे प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम भूभाग है वो अपना कौन सा है? अरावली पर्वतीय अंचल है। अरावली है जो सबसे प्राचीनतम भूभाग के अंतर्गत आती है। अरावली के पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है। यहाँ पे अरावली के संबंध में कौन सा तथ्य है वो गलत है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर ये पूछा जा चुका है। पहला है ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल राइट है, ये प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। और दूसरा यहाँ पे पूछा है इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। अरावली की जो लंबाई है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर कुल लंबाई है अरावली की, जो कि 820 बिल्कुल गलत है। और तीसरा है इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में, बिल्कुल सबसे ज़्यादा विस्तार इसका है जो राजस्थान क्षेत्र में ही। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही है, गुरु शिखर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, कौन सा पर्वत राजस्थान के प्रमुख भागों में विभाजित करता है? यानी कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा पर्वत है राजस्थान को दो भागों में कह सकते हैं या प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे जो राजस्थान को भागों में विभाजित करने वाला जो पर्वत है वो यहाँ पे पाया जाता है अरावली। कौन सा है? अरावली है जो राजस्थान को प्रमुख भूभागों में विभाजित करता है, यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को मैदानी प्रदेश और पठारी भाग से भी अलग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और साथ में भौतिक प्रदेशों के रूप में भी देखा जाए तो अरावली भी भौतिक प्रदेशों को, मरुस्थलीय प्रदेश को पर्वतीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश से अलग करती है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? ये 2005 में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में
पूछा गया। ये शब्दावली है, शब्दावली आपको मैं एक नोट्स के रूप में अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो शेखावटी क्षेत्र है वहाँ पे कुओं को जोहड़ या नाडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ या नाडा, जोहड़ या नाडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? यानी कि राजस्थान में थार के मरुस्थल में से कौन सा बालू के स्तूप का प्रकार है जो राजस्थान में स्थित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम, टीचर एग्जाम 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक बिल्कुल राजस्थान पाया जाता है, तारा भी पाया जाता है, और बरखान का प्रकार भी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की, बरखान का प्रकार भी राजस्थान में पाया जाता है। लेकिन ये घोराउंड नाम का है प्रकार है, ये राजस्थान के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश? ये सॉरी गलती से मुक्त आ गया, मुक्त है, ठीक है ना, तो इसको मुक्त पढ़ा जाए, मुक्त प्रदेश है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2017 के अंदर ये पूछा जा चुका है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है शेरगढ़, शिव, ओशिया शेरगढ़, बायदू शॉर्टन, फ्लोगी पोखरण। अगर बालू की स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर अपन बात करें, ये सॉरी राजस्थान का मैप ठीक से नहीं बना, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है लगभग यहाँ पे पड़ता है, ये राजस्थान का लगभग मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ कुछ क्षेत्र है जिसमें टीले बिल्कुल भी नहीं, क्या है? टीले बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सपाट क्षेत्र पड़ा है। तो वो क्षेत्र है अपना फ्लौदी और पोखरण का क्षेत्र है, वहाँ पे टीले बिल्कुल भी नहीं है। बीच में कुछ क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसको कहा जाता है, वहाँ पे टीले बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रामदेवरा की यात्रा करते हैं कभी, तो आपको बीच में ये क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है। अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उसके कितने भाग पर स्थित है? 2017 जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। 7.1, 7.4, 9.1, 13.2। जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के 9.1 भूभाग पर स्थित है, 9.1% भूभाग पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो यहाँ पे विंध्यन क्षेत्र की बात की जाए तो जैसे मध्य प्रदेश के जो पहाड़ है विंध्यन पर्वत है, मध्य प्रदेश में है विंध्यन शब्द। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है कोटा और झालावाड़ का। कौन सा? कोटा और झालावाड़ का। अभी थोड़ी देर पहले अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कोटा और झालावाड़ का क्षेत्र। तो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस में आती है? विंध्यन क्षेत्र में आती है। तो कोटा और झालावाड़ इनमें से कौन सी है जो कोटा और झालावाड़ में आती है? तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, वो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र की यानी कि मध्य प्रदेश से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं जो विंध्यन पर्वत श्रेणियों के विस्तार के अंतर्गत आती है। ये आरएस एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया लेटेस्ट वाले में। राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2004 के अंदर पूछा गया है। 1300 मीटर की ऊंचाई यानी समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बिल्कुल ऑप्शन बताइए राइट क्या है कमेंट करके। तो यहाँ पे जो सिरोही जिला है, सिरोही जिले के अंदर अपना एक शहर आता है माउंट आबू, जिसको माउंट आबू कहा जाता है। माउंट आबू है वो लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा।